हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो ये आवर्धन क्षमता आखिर होती क्या है? आवर्धन क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। अब ये होती क्या है, देखिए। सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा। कोई वस्तु होगी जिसका क्या बनाएगा? प्रतिबिंब बनाएगा। अभी मैं चित्र के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो देखिए, वस्तु कितनी छोटी है और उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा है, इनके बीच में कुछ कोण बनेंगे और कोणों का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाएगी। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक लेंस बनाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर लेते हैं। ये देखिए, ये O है। अब इसकी हम मुख्य अक्ष खींचते हैं। आपको समझना है आवर्धन क्षमता क्या है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी मुख्य अक्ष को खींच लिया। अब यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से बराबर बराबर दूरी पर फोकस पॉइंट लेते हैं। यहाँ से एक फोकस बिंदु यहाँ पे लेते हैं, और इसी तरीके से जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी यहाँ पे एक फोकस बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पे हमने फोकस पॉइंट नाम दे दिया, यहाँ पे भी हमने फोकस पॉइंट नाम दे दिया। आप चाहें तो इसे F1 F2 भी नाम दे रहे हैं, लेकिन हम आवर्धन क्षमता समझ रहे हैं तो इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब यदि हमें वस्तु का सीधा प्रतिबिंब चाहिए है तो हम वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखेंगे, क्योंकि अगर हम फोकस के इस टाइप रखेंगे इस तरफ तो क्या होगा, अगर हम इस तरफ रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा उल्टा। वहां से भी हम आवर्धन क्षमता समझ सकते हैं, लेकिन हमें प्रतिबिंब थोड़ा इस तरीके से बनाना है जो सूक्ष्मदर्शी के लिए सूटेबल हो। यानी सूक्ष्मदर्शी क्या काम करता है, बस छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो मैं यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी को ही ले रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ आवर्धन क्षमता के लिए। तो यदि हमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब चाहिए और वो भी सीधा प्रतिबिंब, तो हमें वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में हमें वस्तु यहाँ पे रखनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम वस्तु बना लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वस्तु हमने कहाँ स्थिति में रखी हुई है? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। तो क्या होगा, देखिए बहुत ध्यान से देखना है। इससे चलने वाली जो प्रकाश किरण होगी, ये देखिए, इससे चलने वाली जो प्रकाश किरण है वो कहाँ से होकर जाएगी? तो फोकस से होकर, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो वो ऐसे चली जाएगी। तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। ये देखिए, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरा रूल क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली यानी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण अपने मार्ग में सीधी निकल जाएगी। तो हम इसको भी इस तरीके से बना देते हैं, और ये भी क्या होगी, एकदम सीधी निकल जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये किरण है। अब इन किरणों को यदि पीछे की ओर बढ़ाओगे तुम, तो ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं होती जाएंगी, इनके बीच का अंतर बढ़ता ही जाएगा। तो ये क्या होगी, दूर हटती जाएंगी एक दूसरे से, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रही है और ये वाली इस डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या होगा, इनके बीच का अंतर कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो यहाँ पे अगर अब हम अपनी आंख रख दें, ये देखो इस तरीके से अगर हम अपनी आंख रख दें, ये देखिए, ये अगर हम यहाँ से देखने लगें तो हमारी आंख की विशेषता है कि ये इन किरणों को क्या करेगी, पीछे की ओर बढ़ाएगी। तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएगी इस तरीके से, और इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएगी इस तरीके से। तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो कम होता रहा है। मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस हो जाएंगी। तो अब जो यहाँ पे क्रॉस हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को यहाँ पे मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ए बी की इमेज ए डैश बी डैश हमें यहाँ पे प्राप्त होगी। तो ए बी जो वस्तु थी इतनी छोटी थी, और इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है हमारी आंख को, वो इतना बड़ा प्राप्त हुआ है। तो आप देख सकते हैं, अब यहाँ से दर्शन कोण यदि हमें चेक करना है तो आंख से ये किरण जा रही है और ये भी किरण जा रही है, लेकिन आंख से और प्रकाशिक केंद्र दोनों से होकर जाएगी जो किरण, उसको कोण बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से ये किरण जा रही है, तो ये वस्तु का एंगल कितना बनेगा और प्रतिबिंब का यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए, प्रतिबिंब का कोण यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए, प्रतिबिंब इन दोनों रेखाओं के बीच में ही है ना, ये और ये रेखा। तो इसके प्रतिबिंब का कोण यहाँ पे बीटा बन रहा। प्रतिबिंब के लिए हम क्या मानेंगे, बीटा, क्योंकि पहले वस्तु आई है। तो वस्तु के लिए क्या मानेंगे, ए बी के लिए।
अल्फा, और प्रतिबिंब जो बना है वो वस्तु के आने के बाद बना है, इसलिए उसका कोण रहेगा बीटा प्रकाशिक केंद्र के साथ। तो देखिए प्रतिबिंब के लिए क्या मानेंगे, बीटा। अब वस्तु का भी कोण यहीं पे बनेगा तो वो हो जाएगा अल्फा, लेकिन दोनों का एक सा कोण नहीं हो सकता यहाँ पे। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे देखिए वस्तु कितनी छोटी है और प्रतिबिंब कितना बड़ा है। तो अगर हम दोनों के कोण एक समान रखेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, वस्तु इतनी छोटी है और उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें प्रतिबिंब, यहाँ पे जो वस्तु है, हमें वस्तु भी यहीं पे रखनी चाहिए जहाँ पे ये प्रतिबिंब है। दोनों का एक सा डिस्टेंस होगा तब हमें सही कोण मिलेगा। तो हम वस्तु को थोड़ा सा खिसका के कहाँ रख लेते हैं, यहाँ पे। ये देखिए, अगर हम वस्तु को, ये देखिए ये समांतर रेखा है ना, इस खींच सकते हैं, तो जितना गैप यहाँ होगा उतना ही गैप यहाँ होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वस्तु हमारी ए बी यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र के साथ जो कोण बनेगा ना, ये वाला, ये कहलाएगा अल्फा। ये वाला है ना, ये वाला अल्फा होगा, और ये पूरा, ये और ये कहलाएगा बीटा। पूरा कोण, ये पूरा कोण क्या कहलाएगा, बीटा। और इनका जो अनुपात होता है उसे कहते हैं आवर्धन क्षमता, यानी कि बीटा बटे अल्फा। पहले रहेगा प्रतिबिंब का, फिर रहेगा वस्तु का कोण प्रकाशिक केंद्र के साथ। तो इसे बोलते हैं प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण। बीटा को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण। और अल्फा को क्या बोलते हैं, अल्फा को क्या बोलते हैं, वस्तु के द्वारा बना दर्शन कोण। लेकिन वस्तु कहाँ होनी चाहिए, वस्तु होनी चाहिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यानी कि वस्तु स्पष्ट दृष्टि पर रखी होनी चाहिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब वह दूरी होती है हमारी आंख से, वह कम से कम दूरी जहां से हमें कोई वस्तु बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, बिना आंखों में कोई दबाव या तनाव के। तो वो वाली दूरी डिसाइड की गई है 25 सेंटीमीटर। और अगर हमारी आंख से कोई भी किताब या कोई बुक 25 सेंटीमीटर दूर से हम पढ़ते हैं तो वो हमें स्पष्ट दिखाई देती है बिल्कुल, और आंख पर भी कोई दबाव नहीं होता है। तो ये जो अल्फा है, ये क्या है, वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण। वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण। और ये क्या होता है, वस्तु हमेशा कहाँ रहेगी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। फिर से समझिए, वस्तु हमेशा कहाँ रहेगी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो ये जो अल्फा है, ये क्या है, वस्तु द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से बनाया गया दर्शन कोण, जो कि कितना है, अल्फा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैग्नीफाइंग पावर यानी कि आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होगा, ये देखिए, बीटा प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, और अल्फा क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण। तो ये कहलाती है आवर्धन क्षमता। तो अब आप आवर्धन क्षमता के बारे में लिख सकते हैं, बिल्कुल वही भाषा है जो अभी समझी है। देखिए, आवर्धन क्षमता m बीटा बटे अल्फा होती है। बीटा क्या है, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, और अल्फा क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण, जो कि अल्फा है। ठीक है, अब यही डेफिनेशन है। देखिए क्या लिखेंगे, सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा, ये प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा इसका अनुपात, देखिए इसका मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण का अनुपात सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाती है। तो अगर आप ये डेफिनेशन याद भी ना करो, ये फॉर्मूला बस याद कर लो, तो ये डेफिनेशन लिख पाओगे कैसे। आपको लिखना है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाती है। तो ये आवर्धन क्षमता का आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये भी आप लिख लीजिए, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हो, इसके लिए क्या सूत्र है। तो ये सूत्र है और ये आप लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन, इसे बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो ये आप सभी चीजें याद कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अपन लोग अब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक करने वाले हैं, तो आप लोग रेडी रहिए, ठीक है।